जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट विद आशुतोष कुमार में। दोस्तों, आज हम यूपी टेट के हिंदी के क्वेश्चंस का अगला वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम लोग 20 प्रश्नों की बात करेंगे और इन प्रश्नों को हम लोग व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। कौन सी पद्धति नहीं है भाषा शिक्षण की, ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है किंडरगार्टन, ऑप्शन बी कह रहा है मॉन्टेसरी, ऑप्शन सी कह रहा है डैक्राली, ऑप्शन डी कह रहा है अभिक्रमित अनुदेशन। तो ये तीनों जो ऊपर वाली हैं, किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी और डैक्राली, ये जो है भाषा शिक्षण की पद्धतियाँ हैं। ये भाषा शिक्षण की पद्धतियाँ हैं, जबकि जो ये अभिक्रमित अनुदेशन है ये भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, भाषा शिक्षण की विधि नहीं है। ये है क्या? तो ये एक अधिगम से संबंधित, अधिगम जो है इससे संबंधित है, अधिगम से संबंधित है। अभिक्रमित अनुदेशन जो है ये अधिगम से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। अभिक्रमित अनुदेशन जो है ये भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। किसका ये मानना है? ऑप्शन ए कह रहा है फ्राबेल, ऑप्शन बी कह रहा है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी कह रहा है मॉन्टेसरी, ऑप्शन डी कह रहा है किलपैट्रिक। तो ये मानना है महात्मा गांधी का। किसका? महात्मा गांधी ने कहा है, महात्मा गांधी का मानना है कि बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उसकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। जिस परिवेश में वो पल बढ़ रहा है, जिस परिवेश में जो बच्चा है, जिस परिवेश में रह रहा है, उसको जो है उसी के अनुसार, उसी परिवेश के अनुसार, उसी भाषा में उसको जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा उपयुक्त नहीं है व्याकरण शिक्षण के लिए, ये बताना है। कौन सा उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है आगमन प्रणाली, ऑप्शन बी कह रहा है निगमन प्रणाली, ऑप्शन डी कह रहा है अव्याकृति, ऑप्शन डी कह रहा है कक्षाभिनय प्रणाली। तो इसमें जो है कक्षाभिनय प्रणाली जो है वो व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सी? कक्षाभिनय प्रणाली जो है वह व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? आनंद कादम्बिनी जो है इस पत्रिका का, ये एक पत्रिका है और इस पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है बनारस, ऑप्शन बी कह रहा है मिर्जापुर, ऑप्शन सी कह रहा है इलाहाबाद, ऑप्शन डी कह रहा है लखनऊ। तो इसका जो प्रकाशन है वो हुआ है मिर्ज़ापुर से। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से। इसका जो है जिक्र हमने आनंद कादम्बिनी के प्रकाशन के बारे में जो है पिछले वीडियो में हमने भी बात की थी। तो इसका प्रकाशन जो है वो हुआ है मिर्ज़ापुर यूपी। और इसके संपादक की अगर बात कर लें तो इसके संपादक कौन है? आनंद कादम्बिनी के जो संपादक हैं वो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ये इसके संपादक हैं। इसके आगे दिया है बनारस में कौन सी पत्रिका का संपादन हुआ, किसके प्रकाशन हुआ? तो बनारस की बात कर लेते हैं हम लोग। तो बनारस में हंस पत्रिका का संपादन हुआ, प्रकाशन हुआ। और इसके संपादक कौन थे बनारस में? किसका? हंस पत्रिका का। और इसके अगर संपादक की बात करें, हंस पत्रिका के संपादक की बात करें तो इसके संपादक जो है वो थे मुंशी प्रेमचंद। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद इसके संपादक थे। अब आगे देखेंगे इलाहाबाद में कौन सी पत्रिका जो है प्रकाशित हुई? तो इसका जो है प्रतीक एक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन जो है वो इलाहाबाद से हुआ था। और इसके अगर संपादक की बात करें, कौन सी पत्रिका? प्रतीक, ये एक पत्रिका है, इसका संपादन जो है, प्रकाशन जो है वो इलाहाबाद से हुआ था। और इसके संपादक की अगर बात करें तो अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इसके संपादक हैं। कौन है? अज्ञेय जो है वो ये किसके संपादक हैं? तो ये प्रतीक पत्रिका, और ये इलाहाबाद से प्रकाशन, इसका प्रकाशन जो है इलाहाबाद से हुआ। आगे लखनऊ की बात करें, लखनऊ से कौन सी पत्रिका जो है वो प्रकाशित हुई, किसका प्रकाशन जो है लखनऊ से हुआ? तो लखनऊ से
जो है वो पत्रिका का नाम क्या है, तो वो है तद्भव। तद्भव एक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन जो है वो लखनऊ से हुआ था। कौन सी पत्रिका? तद्भव। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन जो है वो लखनऊ से हुआ। और इसके संपादक की अगर बात करें तो इसके संपादक थे अखिलेश। अखिलेश जी इसके संपादक थे। अखिलेश जी इसके संपादक थे। तो इसमें जो है आनंद कानूनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो इसका प्रकाशन मिर्जापुर से हुआ। और इसके अगर संपादक की बात करें तो संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन इसके संपादक थे। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ऑप्शन भी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदिकाल की रचना है, कौन सी रचनाएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी आदिकाल की है ये बताना है हमें। ऑप्शन ए कह रहा है अखरावट, ऑप्शन बी कह रहा है छत्रसाल दशक, ऑप्शन सी कह रहा है दीपशिखा, ऑप्शन डी कह रहा है खुमार रासो। तो आदिकाल की रचना कौन है? तो आदिकाल की रचना है खुमार रासो। खुमार रासो जो है, खुमार रासो ये आदिकाल की रचना है। अगर इसके रचयिता की बात करें, किसने इसको लिखा है, तो वो थे दलपति विजय। कौन थे? दलपति विजय। दलपति विजय ने जो है खुमार रासो की रचना की है, रचयिता हैं इसके, ठीक है। दलपति विजय जो है खुमार रासो जो दलपति विजय ने लिखी है। अब दी है अखरावट। अखरावट जो है ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है जायसी ने। जायसी ने अखरावट लिखी है। छत्रसाल दशक किसने लिखी है, तो छत्रसाल दशक लिखी है भूषण ने। किसने? भूषण ने छत्रसाल दशक लिखी है। दीपशिखा किसकी है, तो दीपशिखा है महादेवी वर्मा की। किसकी? महादेवी वर्मा की दीपशिखा है। तो दलपति विजय जो है उन्होंने खुमार रासो लिखी है और ये आदिकाल की रचना है। अखरावट लिखी है जायसी ने, छत्रसाल दशक लिखी है भूषण ने, दीपशिखा जो है उसको महादेवी रचना ने लिखा है, मतलब महादेवी जी की रचना है ये, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। कौन सा उद्देश्य कथन आता है हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में? हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में कौन सा उद्देश्य कथन आता है? ऑप्शन ए कह रहा है पूर्व ज्ञान, ऑप्शन बी कह रहा है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, ऑप्शन सी कह रहा है आदर्श वाचन के पश्चात, ऑप्शन डी कह रहा है मौन वाचन के पश्चात। किसके पश्चात जो है ये गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना का उद्देश्य आता है? पाठ्य योजना के उद्देश्य का जो कथन है किसके पश्चात आता है, किसके बाद आता है, ये बताना है। तो ये आता है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। किसके पश्चात? प्रस्तावना प्रश्न के बाद या पश्चात। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और प्रस्तावना किसी भी टॉपिक की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है? प्रस्तावना। किसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं तो पहले क्या है? प्रस्तावना लिखते हैं, तो मतलब वो उसकी रूपरेखा हम लोग तैयार करते हैं, उस टॉपिक की रूपरेखा तैयार करते हैं, मतलब रूपरेखा को प्रस्तुत करता है। जो प्रस्तावना है वो किसी भी टॉपिक की या कुछ भी जो है उसकी रूपरेखा को प्रस्तुत करता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए कह रहा है वाक्य प्रयोग, ऑप्शन बी कह रहा है व्याख्यान, ऑप्शन सी कह रहा है भ्रमण, ऑप्शन डी कह रहा है चित्र निर्माण। तो वाक्य प्रयोग जो है, वाक्य प्रयोग ये शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। जो वाक्य प्रयोग है ये शब्द के अर्थ को, कोई भी शब्द है उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करके आप अच्छे से जो है उसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। वाक्य प्रयोग से जो है भाव की स्पष्टता तथा और अधिक जो है मतलब खुल के आ जाती है। जो वाक्य है वो, जो शब्द है वो स्पष्ट हो जाता है, उसका भाव जो है वो स्पष्ट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। वाक्य प्रयोग से अर्थ जो है स्पष्ट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष जो है वो किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है मांस रहित भोजन, ऑप्शन बी कह रहा है मोक्ष का इच्छुक, ऑप्शन सी कह रहा है रात्रि में विचरण करने वाला, ऑप्शन डी कह रहा है मृत्यु का इच्छुक। तो निरामिष जो है वो निरामिष होता है मांस रहित भोजन को कहते हैं। किसको कहते हैं? निरामिष जो है वो मांस रहित भोजन को कहते हैं। अब बात कर लेते हैं मोक्ष का इच्छुक। जो मोक्ष का इच्छुक, जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, उसका इच्छुक है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं मुमुक्षु। क्या कहते हैं? मुमुक्षु। मुमुक्षु ये जो है मोक्ष की इच्छा रखने वाला या जो इच्छुक है, मोक्ष का इच्छुक है, उसको मुमुक्षु कहेंगे।
अब आगे देखेंगे रात्रि में विचरण करने वाला। रात्रि में विचरण करने वाले को क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे निशिचर। निश्चर क्या कहते हैं? रात्रि में विचरण करने वाले को कहते हैं निशिचर। निशिचर होता है रात्रि में विचरण करने वाला। इसके आगे ऑप्शन डी में दिया है कि मृत्यु का इच्छुक, जो मृत्यु चाहता है, मरना चाहता है, उसे क्या कहेंगे? तो जो मरना चाहता है उसे कहते हैं मुमूर्षा। क्या कहते हैं? मुमूर्षा। मुमूर्षा ये जो है मृत्यु का इच्छुक, मतलब जो मरना चाहता है उसे मुमूर्षा कहते हैं। और निरामिष जो है मांस रहित भोजन को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, मांस रहित भोजन, ये सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जो हैं इनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? ऑप्शन ए कह रहा है 1971 ईस्वी में, ऑप्शन बी कह रहा है 1972 ईस्वी में, ऑप्शन सी कह रहा है 1973 ईस्वी में, ऑप्शन डी कह रहा है 1974 ईस्वी में। तो ये जब जो रामधारी सिंह दिनकर हैं इनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1972 में दिया गया है। और जो ये हिंदी भाषा पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें अगर, तो हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा जो है, हिंदी लैंग्वेज जो है, उसमें जो है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? तो पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, फर्स्ट ज्ञानपीठ, जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये दिया गया था पंत साहब को। किसको? पंत को, सुमित्रा नंदन पंत जी को हिंदी का पहला जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? 1968 में, 1968 में जो है सुमित्रा नंदन पंत जी को हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनकी किस रचना के लिए दिया गया था ये भी जान लेते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की चिदम्बरा एक रचना है, उसके लिए इन्हें जो है 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब बात कर लेते हैं इसके आगे भी ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो 1978 में अज्ञे को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। कब? 1978 में। और इनकी रचना कौन सी थी जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो इनकी रचना थी कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार, ये इनकी एक रचना है। इसके लिए अज्ञे साहब को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा महादेवी वर्मा जी को भी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। वो कब दिया गया था? 1982 ईस्वी में। महादेवी वर्मा जी को 1982 ईस्वी में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और उनकी फेमस रचना, मतलब वो यामा उनकी एक रचना थी, उसके लिए इन्हें जो है 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। तो इसका जो राष्ट्रवादी जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनको उर्वशी के लिए कब दिया गया? 1972 में। कब दिया गया? 1972 में। और 68 में किसको दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए। 78 में दिया गया था अज्ञे साहब को कितनी नावों में कितनी बार के लिए। और 1982 में दिया गया महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए, उनकी रचना यामा के लिए। तो उसका ऑप्शन भी जो 1972 है वो सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है शहद शब्द है, शहद शब्द कैसा शब्द है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है तत्सम शब्द है, ऑप्शन बी कह रहा है तद्भव शब्द है, ऑप्शन सी कह रहा है देशज शब्द है, ऑप्शन डी कह रहा है आगत शब्द है। तो शहद जो है वो है आगत शब्द। और आगत शब्द होते क्या हैं ये भी जान लेते हैं। आगत शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हुए होते हैं, मतलब कहीं दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द जो होते हैं उन्हें आगत शब्द कहते हैं। और इनका प्रयोग जो है हिंदी में किया जाता है। आगत शब्द जो हैं इनका प्रयोग हिंदी में होता है। अब बात कर लेते हैं तत्सम किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द जो है ये संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं। काहे के होते हैं? संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम शब्द। ये संस्कृत के, प्योर संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम शब्द। अगर तद्भव की बात करें तो तद्भव क्या होते हैं? तो तद्भव शब्द जो है वो तत्सम शब्दों से उत्पन्न या विकसित हुए होते हैं। काहे से? तत्सम जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तद्भव शब्द उनसे संस्कृत शब्दों से निकले हुए शब्द होते हैं। तत्सम शब्दों से निकले हुए शब्द तद्भव कहलाते हैं। बात करें अगर देशज की, देशज किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो देश में ही बोले जाते हैं, अपने देश में ही बोले जाते हैं। जैसे हम किसी देश में, पर्टिकुलर देश में रह रहे हैं, हमारे देश में जो हमारे देश में ही बोले जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। मतलब उसी देश में, जिस देश में आप रह रहे हैं वहीं जो है वो शब्द बोले जाएं तो उस देश के वो देशज शब्द हो जाएंगे।
और इनकी जो है उत्पत्ति का पता नहीं होता है, कहाँ से उत्पत्ति कैसे हुई है इनका ये कुछ पता नहीं होता है। जिसको जो है अच्छा लगता है वो उसको जो है नाम दे देता है, उसी जो है देशज शब्द का निर्माण हो जाता है। तो ये शहद जो है ये आगत शब्द है, और आगत शब्द जो है ये विदेशी भाषा से आए हुए शब्द होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है। वनिता जो है इसका प्रयोग किस अर्थ में होता है, मतलब इसका पर्याय बताना है, पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है जंगल, ऑप्शन बी कह रहा है स्त्री, ऑप्शन सी कह रहा है पुस्तक, ऑप्शन डी कह रहा है व्यवसायी। तो वनिता जो है वो स्त्री का पर्यायवाची होता है। किसका? स्त्री का पर्यायवाची है वनिता, मतलब स्त्री के अर्थ में प्रयुक्त होता है। वनिता जो है स्त्री के अर्थ में प्रयोग होता है, स्त्री का पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची भी स्त्री के हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे नारी हो गया, वामा हो गया, सुंदरी, नारी, वामा, सुंदरी। इसके अलावा भी कई अन्य शब्द जो है वो स्त्री के पर्यायवाची होते हैं। वनिता तो एक है ही, नारी है, वामा, सुंदरी, इसके अलावा भी कई भी जो है वो स्त्री के पर्यायवाची होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुकुंद किसका पर्यायवाची है। मुकुंद जो है वो किसका पर्यायवाची है ये बताना है। जैसे पीछे जो है वनिता का पर्यायवाची हमने बताया था स्त्री, यहाँ पर मुकुंद का पर्यायवाची बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है विष्णु, ऑप्शन बी कह रहा है शिव, ऑप्शन सी कह रहा है सूर्य, ऑप्शन डी कह रहा है कामदेव। तो जो मुकुंद है वो पर्यायवाची है विष्णु का। किसका? विष्णु का पर्यायवाची है। और इनके अन्य भी पर्यायवाची हैं, अन्य पर्यायवाची जैसे चक्रपाण, चक्रपाण भी जो है विष्णु का पर्यायवाची है। पुंडरीकाक्ष कहा जाता है इनको, जो है विष्णु को, भगवान विष्णु को जो है पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। और भी कुछ कहते हैं, जनार्दन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनार्दन भी कहते हैं। तो ये जो है मुकुंद, चक्रपाण, पुंडरीकाक्ष, जनार्दन, ये जो है सभी भगवान विष्णु के, विष्णु जी के ये पर्यायवाची हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है काहेर नलिनी तू कुमलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। ये एक पंक्ति है, इसके जो है रचयिता बताने हैं, रचनाकार बताने हैं कौन है। काहेर नलिनी तू कुमिलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी, इसके रचनाकार कौन है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है जायसी, ऑप्शन बी कह रहा है रैदास, ऑप्शन सी कह रहा है कबीरदास, ऑप्शन डी कह रहा है दादू। तो इसके जो रचनाकार हैं काहेर नलिनी तू कुमिलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी के रचनाकार जो हैं वो हैं कबीरदास। कबीरदास जी ने इसकी रचना की है। कबीरदास जी की पंक्तियों में ये आते हैं कि काहेर नलिनी तू कुमिलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। और कबीरदास जो है ये धर्म आडंबर के विरोधी थे, नंबर 1 के विरोधी थे ये धर्म और आडंबर के। और ये एक समाज सुधारक भी थे। कबीरदास जो है ये समाज सुधारक भी थे, समाज सुधारक, ठीक है, समाज सुधारक। और ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? कबीरदास जो थे ये समाज सुधारक थे, धर्म आडंबर के विरोधी थे और निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले थे। तो इतना जो है हम लोगों ने कबीरदास के बारे में जान लिया। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, कबीरदास। काहेर नलिनी तू कुमिलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी जो है ये पंक्तियां जो है ये कबीरदास जी की हैं। किसकी हैं? कबीरदास जी की। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। कौन सा निबंध संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है माटी के फूल, ऑप्शन बी कह रहा है चिंतामणि, ऑप्शन सी कह रहा है क्षण बोले कण मुस्काए, ऑप्शन डी कह रहा है आलोक पर्व। तो कौन सा इनमें से जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी का है ये बताना है। रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है कौन सा ये बताना है। तो चिंतामणि जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है, चिंतामणि। और भी इनके निबंध संग्रह हैं जैसे मित्रता, मित्रता हो गया, और क्रोध हो गया एक, और भी जो है अन्य इनके निबंध संग्रह हैं। अब बात करते हैं माटी के फूल, ये किसकी रचना है। तो माटी के फूल जो है ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना जो है माटी के फूल है, रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। इसके आगे देखते हैं क्षण बोले कण मुस्काए, ये किसकी रचना है। कौन सी? क्षण बोले कण मुस्काए, ये रचना है विष्णु प्रभाकर जी की। किसकी? विष्णु प्रभाकर की रचना है ये, विष्णु प्रभाकर। क्षण बोले कण मुस्काए विष्णु प्रभाकर जी की।
आलोक पर्व किसकी है? तो आलोक पर्व जो रचना है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचना है वो क्या है? आलोक पर्व। तो ये इसकी जो है सारी रचनाएं हो गई। तो जो चिंतामणि है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह जो है वो चिंतामणि है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? कौन सा शब्द युग्म जो है वो शुद्ध है ये बताना है। शुद्ध जो है युग्म बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है बारात कामा बसंत। ऑप्शन बी कह रहा है बारात कामा बसंत। ऑप्शन सी कह रहा है बारात कामा वसंत। ऑप्शन डी कह रहा है बारात कामा वसंत। तो इनमें से कौन सा सही होता है? तो सही होता है बारात। बारात या अदर कुछ नहीं होता है। क्या सही होता है? बारात सही होता है। और बसंत नहीं, वसंत होता है। वसंत, वसंत। तो ये बारात और वसंत, ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ये सही युग्म हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धस्वर हैं। अर्धस्वर कौन से हैं? ऑप्शन में दिए गए हैं, इनमें से अर्धस्वर की पहचान करनी है। अर्धस्वर, ऑप्शन ए कह रहा है या और वाह। ऑप्शन बी कह रहा है ई और ऊ। ऑप्शन सी कह रहा है री और ली। ऑप्शन डी कह रहा है री और सा। ये अर्धस्वर इनमें से कौन है ये बताना है। तो अर्धस्वर या और वाह होते हैं। कौन कौन से? या और वाह को अर्धस्वर कहा जाता है। मुख्यतः ये व्यंजन होते हैं। जो या और वाह हैं ये व्यंजन होते हैं। और किसमें आते हैं? व्यंजनों में भी किसने में आते हैं? तो ये आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ में आते हैं या व रा और ला, अंतस्थ में आते हैं ये। अंतस्थ, अंतस्थ को या व रा ला अंतस्थ में आते हैं। और ये जो है मेनली व्यंजन है, लेकिन इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है स्वरों की मतलब स्वरों से उत्पन्न हुए हैं। ये जो या और वाह की उत्पत्ति हुई है ये स्वरों से हुई। जैसे या जो है वो किससे बना है? तो या जो बना है, या बना है आ प्लस ई से। आ प्लस ई से या बना है। वाह किससे बना है? तो वाह बना है आ प्लस ऊ से। आ प्लस ऊ से वाह बना है। आ प्लस ऊ से वाह बना है। और आ प्लस ई से या बना है। मतलब स्वरों से इनकी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इनको अर्धस्वर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अर्धस्वर कह देते हैं। या और वाह को अर्धस्वर कह देते हैं। अगर ऑप्शन में या और वाह नहीं दिए हैं तो रा और ला को भी अर्धस्वर मान लिया जाता है। या और वाह अगर नहीं दिए हैं तो रा और ला को भी अर्धस्वर मान लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो या और वाह सही हो जाएगा। अर्धस्वर या और वाह होते हैं। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। चोर की दाढ़ी में तिनका ये एक मुहावरा है और इसका सही अर्थ क्या है ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन ए कह रहा है अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना। ऑप्शन बी कह रहा है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। ऑप्शन सी कह रहा है अपराधी को पहचान हो जाना। ऑप्शन डी कह रहा है अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। अपराधी जो है उसको अपनी पहचान छिपाना। तो कौन सा जो है मुहावरे का अर्थ सही है? चोर की दाढ़ी में तिनका का सही अर्थ कौन सा है ये बताना है। तो इसका सही अर्थ है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। अपराधी जो है शंका के घेरे में रहता है। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका होना मतलब अपराधी का शंका में रहना, शंकाग्रस्त रहना। तो इसका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बार कही बात को दोहराते रहना। एक बार जो बात कही जाए उसको रिपीट करते रहना, दोहराते रहना। एक बार कही बात को दोहराते रहना। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। इस वाक्यांश के लिए जो वाक्य का अंश है एक बार कही बात को दोहराते रहना, इस वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द बताना है। एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए कह रहा है आगार। ऑप्शन बी कह रहा है प्राक कथन। ऑप्शन सी कह रहा है पिष्ट पेषण। ऑप्शन डी कह रहा है प्रस्तावना। तो जो एक बार कही बात का दोहराते रहना, इसके लिए एक शब्द का अगर चयन करना पड़े तो एक शब्द होता है पिष्ट पेषण। पिष्ट पेषण को जो है ये एक शब्द होता है एक बार कही बात को दोहराते रहने का। ठीक है। अब बात करें अगर आगार की।
आगार किसे कहते हैं? तो आगार जो है वो होता है रहने का स्थान, जैसे कमरा, मकान इत्यादि जो है ये सब इन्हें आगार कहा जाता है। आगार जो है वो रहने के स्थान को कहते हैं, इसका अर्थ जो है वो होता है रहने का स्थान। प्राक्कथन क्या होता है? तो किसी चीज की भूमिका जो है बनाना, भूमिका को प्रदर्शित करता है। प्राक्कथन जो है किसी चीज की भूमिका को प्रदर्शित करता है। जैसे कुछ भी काम करते हैं तो उससे पहले हम उसकी भूमिका बनाते हैं कि कैसे करना है, हमको ये करना है, इससे पहले ये करेंगे, मतलब उसकी पूरी तरह से भूमिका तैयारी करना, उसकी जो है भूमिका बनाना जो है वो कहलाता है प्राक्कथन। प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना किसी शीर्षक का प्रथम चरण होता है। मैंने पीछे भी क्वेश्चन एक आया था प्रस्तावना से रिलेटेड, उसमें भी बताया था कि प्रस्तावना जो है किसी भी टॉपिक की रूपरेखा को प्रस्तुत करता है। मतलब कोई भी जो है उसकी रूपरेखा, मतलब शीर्षक का प्रथम चरण जो है उसका रूपरेखा होती है और वो उसका प्रस्तावना कहलाता है। प्रस्तावना जो है वो शीर्षक का प्रथम चरण होता है और टॉपिक की रूपरेखा, किसी भी टॉपिक की, कोई भी टॉपिक है उसकी रूपरेखा को प्रदर्शित करता है प्रस्तावना। तो इसका जो है एक बार कही बात को दोहराते रहना का जो एक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा पृष्ठपेशम। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? बुद्धिहीन शब्द जो है ये व्याकरण की दृष्टि से बताना है किस संवर्ग में है। ऑप्शन ए कह रहा है संज्ञा, ऑप्शन बी कह रहा है सर्वनाम, ऑप्शन सी कह रहा है विशेषण, ऑप्शन डी कह रहा है क्रिया। तो ये आता है विशेषण के अंतर्गत। बुद्धिहीन जो है वो आता है विशेषण के अंतर्गत। अब बात करें कैसे आता है, तो ये जो है बुद्धि की हीनता का भाव उत्पन्न हो रहा है। बुद्धिहीन जो है शब्द है, इससे जो है बुद्धि की हीनता मतलब कमी, बुद्धि की कमी, बुद्धि की हीनता का भाव उत्पन्न हो रहा है। किससे? बुद्धिहीन से। तो ये विशेषण को प्रदर्शित कर रहा है। अब विशेषण की बात करें तो विशेषण कहते किसे हैं? वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब बात आई संज्ञा और सर्वनाम की, ये भी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम की भी चर्चा कर लेते हैं। पहले चर्चा करेंगे संज्ञा की। संज्ञा किसे कहते हैं? वह विकारी शब्द जिससे किसी विशेष वस्तु और जो है वस्तु, भाव, जीव आदि के नाम का बोध हो। ऐसा विकारी शब्द या वो विकारी शब्द जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध हो। संज्ञा में क्या होता है? नाम ही तो होते हैं। तो वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्रिया की बात आई है तो क्रिया की भी चर्चा कर लेते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। जिससे, क्रिया उसे कहते हैं जिससे, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना का जो है पाया जाए या व्यक्त हो तो उसे क्रिया कहते हैं। तो बुद्धिहीन जो है वो व्याकरण की दृष्टि से विशेषण माना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छत से गिरी ईंट, ये वाक्य है, छत से गिरी ईंट। वाक्य में कौन सा कारक है? कारक बताना है। कारक हिंदी में कितने होते हैं? 8 कारक होते हैं। कौन सा कारक है इसमें ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है अपादान कारक, ऑप्शन बी कह रहा है संबंध कारक, ऑप्शन सी कह रहा है अधिकरण कारक, ऑप्शन डी कह रहा है संप्रदान कारक। तो इसमें से कौन सा कारक है किसमें? छत से गिरी ईंट में, ये बताना है हम लोगों को। तो इसमें जो कारक है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अपादान कारक। अपादान कारक होता कैसे, कैसे अपादान कारक हो जाएगा इसमें ये भी जान लेते हैं। तो अपादान कारक जो है वो अलगाव के अर्थ में लगता है। किसमें? अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है। किसके अर्थ में? अलग होने के अर्थ में जो है अपादान कारक का प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अब बात करें संबंध। अच्छा, इसका जो है अपादान का कारक चिन्ह क्या होता है? तो ये इसका कारक चिन्ह होता है से, और से इसमें आ रहा है, से इसमें आ रहा है। छत से गिरी मतलब छत से अलग हुई, तो से इसमें आ रहा है। संबंध का कारक चिन्ह जो क्या होता है? संबंध का कारक चिन्ह जो है वो होता है का, की, के, रा, री, रे। का, की, के, रा, री, रे, ये जो है इसके कारक चिन्ह होते हैं। अधिकरण का कारक चिन्ह क्या होता है? तो अधिकरण में आता है में, पर, पे, में, पर, पे, ये इसके कारक चिन्ह हो जाते हैं। संप्रदान में कौन सा आता है? तो संप्रदान में आता है के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान में
के लिए, संप्रदान का कारक चिन्ह जो है के लिए, अधिकरण का में पेपर, संबंध का काकी के, रारी रे, और जो अपादान है उसका कारक चिन्ह से होता है। तो इसमें छत से गिरी ईंट में छत जो है, ईंट जो है वो छत से अलग हो रही है और अलगाव के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। और हम आगे के वीडियो में, जैसे इस टाइम जो है हम लोग यूपी की टेट की तैयारी का जो है हिंदी का पोर्शन कर रहे हैं, जो है इसके आगे हम लोग संस्कृत या जो है अन्य विषयों की भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। साथ ही साथ हम लोग जो है मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर की भी जो है वीडियो अपलोड करते हैं, तो वहाँ से आप लोग जो है करंट अफेयर का भी आनंद ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।